मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। जीवांत और उसका खलासी राजू ट्रक लेकर केरला के लिए निकले थे। इस बार माल की डिलीवरी वहीं होनी थी, मगर केरला में दाखिल होने से थोड़ा पहले ही राजू के मोबाइल पर एक कॉल आया। उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अचानक हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई थी। खबर सुनते ही राजू का चेहरा उतर गया, आंखों में आंसू आ गए, हाथ कांपने लगे। जीवांत ने उसे तसल्ली दी, गले लगाया और पास के एक रेलवे स्टेशन पर उतार दिया ताकि वो वहां से ट्रेन पकड़कर अपने घर पहुंच सके। अब जीवांत अकेला था। ट्रक की स्टीयरिंग पर उसका अकेला हाथ, बगल की सीट खाली और सामने लंबा अनजान रास्ता। केरला में दाखिल होते ही मौसम ने करवट ली। पहले हल्के फुहारे, फिर मूसलाधार बारिश, इतनी तेज विंडस्क्रीन वाइपर भी हार मान बैठे थे। जीवांत ने पहले भी बारिश देखे थे, मगर ऐसी बारिश शायद ही कभी। रात का वक्त धीरे धीरे गहराता जा रहा था और आसमान से पानी किसी टूटे हुए नल की तरह बरसे जा रहा था, बिना रुके, बिना थमे। हाईवे छोड़कर वो अब एक लोकल सड़क पर आ चुका था। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। ना कोई घर, ना कोई दुकान, बस पेड़ों की कतारें जो हेडलाइट की रोशनी में अजीब सी परछाइयां बनाती थी। सड़क पर कोई और गाड़ी नजर नहीं आ रही थी, जैसे पूरी दुनिया उस रात सिमटकर बस उसे जंगल तक रह गई हो। तभी उसे पानी के तेज बहने की आवाज आई। जीवांत ने ट्रक की रफ्तार धीमी कर दी, क्योंकि उसे शायद अंदाजा हो चला था कि आगे क्या है, और उसका शक बिल्कुल सही निकला। सामने एक छोटा सा पुल था और नीचे नदी का पानी उफान मारकर पुल के ऊपर से गुजर रहा था। इतना ऊपर कि पुल मुश्किल से नजर आ रहा था, जैसे किसी ने उसे पानी में डुबोकर छुपा दिया हो। जीवांत यही सोच रहा था कि अब क्या करे। तभी अचानक बगल से एक तेज हेडलाइट की रोशनी सीधा उसके चेहरे पर पड़ी। उसने आंखों के ऊपर हाथ रखकर देखने की कोशिश की। वो एक और ट्रक की हेडलाइट थे। जिस जगह वो खड़ा था वहां एक खुला मैदान जैसा इलाका था और वहां एक और ट्रक के रुकने की जगह हो सकती थी। जीवांत ने अपने ट्रक को उस पहले वाले ट्रक के बराबर लगा दी, इस तरह कि दोनों ट्रकों के कैबिन आमने सामने हो। जीवांत ने ट्रक रोकते ही पहले वाले ट्रक के ड्राइवर ने खिड़की से सिर बाहर निकाला। पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है भाई, पुल भर गया है, जाना सेफ नहीं है। जीवांत ने उस ड्राइवर को गौर से देखा। उम्र होगी यहीं कोई 55-60 साल, सफ़ेद दाढ़ी, आंखों के नीचे गहरी झुर्रियां और आवाज़ में एक अजीब सी थकान, जैसे बरसों से यही रास्ता नाप रहा हो। उसने अपना नाम बताया, बंसी। कब तक कम होगा पानी? जीवांत ने पूछा। बंसी ने कंधे उचकाए। मौसम का कोई भरोसा नहीं बेटा, सुबह तक शायद उतर जाए, रात में रिस्क मत लेना। जीवांत के पास कोई और चारा नहीं था। उसने भी अपने केबिन का इंजन बंद किया, हैंड ब्रेक खींचा और खिड़की से बाहर झांका। बारिश के बूंदे गिरने की आवाज़ अब सन्नाटे में और भी तेज लगने लग रही थी। जंगल के बीचों बीच 2 ट्रक, 2 अजनबी और एक ऐसा पुल जो उस रात किसी को पार करने नहीं देना चाहता था। रात के करीब 9:30 बज रहे थे। जीवांत ने अपना मोबाइल निकाला। नेटवर्क का एक भी बार नहीं आ रहा था।
उसने कोशिश की कि राजू को कॉल लगाने की, ये जानने के लिए कि वो ठीक से घर पहुंच गया या नहीं, मगर स्क्रीन पर बस नो सर्विस लिखा टिमटिमा रहा था। उसने फ़ोन जेब में रख लिया और केबिन का शीशा थोड़ा नीचे किया। बंसी दूसरी तरफ अपने ट्रक की खिड़की से बीड़ी सुलगा रहा था। उसकी माचिस की तीली 2-3 बार बुझे फिर जल गई। उस छोटी सी लौ की रोशनी में उसका चेहरा एक पल के लिए बहुत साफ दिखा और जीवांत को लगा जैसे उस चेहरे पर कोई अजीब सी उदासी ठहरी हुई है, कोई ऐसा दर्द जो बरसों पुराना है। कब से चला रहे हो ये रूट? जीवांत ने पूछा, बस बातचीत जारी रखने के लिए। सन्नाटे में अकेले बैठे रहना उसे अखर रहा था। बहुत साल हो गए, बंसी ने धुआं छोड़ते हुए कहा। इस रास्ते को मैं अपनी हथेली की लकीरों जैसा मानता हूँ। ये पुल हमेशा ऐसा ही है, इतना खतरनाक? बंसी कुछ देर चुप रहा। बारिश की आवाज़ के सिवा कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर उसने धीरे से कहा, बारिश में ये पुल किसी का नहीं होता बेटा। जो इसे पार करने की जिद करे वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। जीवांत के भीतर एक हल्की सी सिहरन दौड़ गई, मगर उसने बात को हंसी में उड़ाने की कोशिश की। अरे बाबा, ऐसे बात मत करो, रात है, जंगल है और तुम भूत वूत की बातें करने लगे हैं। बंसी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी बीड़ी का आखिरी कश खींचा और खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसकी आंखें पुल की तरफ टिकी रहीं, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। जीवांत ने अपनी सीट थोड़ी पीछे की, आंखें मूंदी और सोने की कोशिश करने लगा, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बारिश की बूंदें छत पर लगातार टकरा रही थे और नदी की गरजती आवाज किसी अनदेखे जानवर की तरह सुनाई दे रहे थे। कोई घंटा भर बीता होगा जब जीवांत को पहली बार वो आवाज सुनाई दी। पहले तो उसे लगा शायद उसका वहम है। बारिश की तेज आवाज में इंसान को अक्सर वो आवाजें भी सुनाई देने लगती है जो कभी हुई ही नहीं होती, मगर ये आवाज साफ थे, किसी के कदमों की, कीचड़ में धंसने की, ट्रक के इर्द गिर्द घूमते हुए। जीवांत ने खिड़की से बाहर झांका। हेडलाइट की रोशनी में बस बारिश की मोटी मोटी धारियां दिख रही थे और उनके परे घना अंधेरा, कोई नहीं था। उसने बंसी की तरफ देखा। बंसी की आंखें बंद थे, सिर सीट के पीछे टिका हुआ जैसे वो सो रहा हो। जीवांत ने सोचा शायद उसका वहम ही था और फिर से आंखें मूंद ली। तभी ट्रक के दरवाजे पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। जीवांत का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने आंखें खोली, सांस थाम ली। दस्तक फिर हुई, इस बार थोड़ी तेज। उसने हिम्मत करके शीशा नीचे किया। बाहर बारिश में भीगा हुआ अंधेरा था और उस अंधेरे में एक धुंधली सी परछाई खड़े थे, किसी आदमी जैसे, कपड़े पूरी तरह भीगे हुए, सिर झुका हुआ। राजू? जीवांत के मुंह से बेखास्ता निकला, क्योंकि उस परछाई का कद कांटे हूबहू राजू जैसा लग रहा था। परछाई ने सिर उठाया। बारिश के धुंध में चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दिया, मगर आवाज बिल्कुल राजू जैसी। भाई, मुझे अंदर आने दो, बहुत ठंड लग रही है। जीवांत के हाथ दरवाजे के हैंडल की तरफ बढ़े। दिल कह रहा था कि ये राजू ही है। शायद ट्रेन छूट गई हो, शायद वो लौट आया हो, मगर उसी वक्त एक हाथ ने पीछे से उसका कंधा जोर से पकड़ लिया। बंसी था। उसकी आंखें अब पूरी तरह खुले थे और उसमें एक अजीब सी सख्ती थी। दरवाजा मत खोलना, बंसी ने बेहद धीमी मगर पक्की आवाज में कहा। जो बाहर है वो राजू नहीं है। जीवांत का हाथ हैंडल पर ही रुक गया
उसने बाहर देखा, परछाई अब भी वहीं खड़े थे, सिर एक अजीब से कोण पर झुका हुआ, जैसे गर्दन ठीक से जुड़ी ही ना हो। भाई खोलो ना, मैं ठंड से मर जाऊंगा। आवाज अब कुछ और भी सुनाई दी, जैसे एक साथ कई आवाजें बोल रही हों, एक दूसरे के ऊपर बेसुरे। जीवांत ने कांपते हाथों से शीशा ऊपर चढ़ा दिया। उसकी सांसें तेज हो गई थी, हथेलियां पसीने से भीग गई थे। आंखें बंद कर लो, बंसी ने कहा। उसकी आवाज में अनुभव की गहराई थी। और जब तक ये खटखटाना बंद ना हो जाए कुछ मत बोलना। ये आवाजों का खेल खेलती हैं, जिसका जो सबसे प्यारा हो उसी की शक्ल और आवाज में आती है। बाहर दस्तक अब और तेज हो गए थे। दरवाजे पर, खिड़की के शीशे पर, ट्रक की बॉडी पर चारों तरफ से जैसे एक नहीं कई हाथ एक साथ ट्रक को घेर कर पीट रहे हों। जीवांत ने कोनों पर हाथ रख लिए, आंखें कसकर बंद कर दी और दिल ही दिल में हनुमान चालीसा बुदबुदाने लगा। कुछ ऐसा जो उसकी दादी उसे बचपन में सिखाते थे। ये सिलसिला शायद 10 मिनट चला, मगर जीवांत को वो 10 मिनट 10 घंटों जैसे लगे। फिर धीरे धीरे आवाजें कम होने लगी, दस्तक थमने लगी और आखिरकार सिर्फ बारिश की आवाज रह गई, भारी मगर सामान्य। जीवांत ने डरते डरते आंखें खोली। बंसी अब भी उसके बगल में बैठा था, चेहरे पर वही उदासी, मगर आंखों में एक हल्की सी राहत। क्या था वो? जीवांत की आवाज कांप रहे थे। बंसी ने खिड़की के बाहर पुल की दिशा में देखा। इस पुल पर बहुत सालों पहले एक हादसा हुआ था। तब से जो भी यहाँ रात को रुकता है उसे कुछ ना कुछ दिखता है, हर किसी को अपने की शक्ल में। तुमने पहले भी देखा ये सब? बंसी ने सिर हिलाया धीरे से, जैसे किसी बहुत पुराने जख्म को छू रहा हो। कई बार। बाकी की रात जीवांत की आंखों में कट गई। नींद आंखों के पास तक नहीं फटकी। हर थोड़ी देर में उसे लगता कि कोई फिर से दरवाजे के पास है, कोई फिर से खिड़की पर हाथ रख रहा है। मगर बंसी की मौजूदगी उसे थोड़ी हिम्मत देती रही। दोनों ट्रक, 2 केबिन, 2 अजनबी, मगर उस रात बंसी उसका इकलौता सहारा बन गया था। करीब 4 बजे के आसपास बारिश थोड़ी धीमी पड़ने लगी। जीवांत ने आखिरकार पलकें झपकाई और थकान ने उसे कब नींद के हवाले कर दिया उसे पता ही नहीं चला। जब उसकी आंख खुले तो सूरज की हल्की रोशनी विंड स्क्रीन से छनकर अंदर आ रहे थे। बारिश पूरी तरह थम चुके थे। पत्तों से टपकती बूंदों की टप टप के सिवा हर तरफ सन्नाटा था। जीवांत ने अपनी गर्दन घुमाई बंसी के ट्रक की तरफ देखने के लिए और उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। बंसी का ट्रक वहां नहीं था। मैदान बिल्कुल वैसा ही था जैसे रात को था, मगर वहां कोई ट्रक नहीं, कोई टायरों के निशान नहीं, कोई सबूत नहीं कि रात को वहां कोई और भी खड़ा था। सिर्फ गीली मिट्टी थे और उस मिट्टी पर जीवांत के अपने ट्रक के टायरों के निशान। अकेले जीवांत बाहर निकला, हैरान परेशान, चारों तरफ देखता हुआ। ना बंसी था, ना उसका ट्रक, ना रात की वो बीड़ी की राख जो उसने खिड़की से बाहर फेंकी थी। उसने कांपते हाथों से पुल की तरफ देखा। नदी का पानी अब उतर चुका था। पुल साफ नजर आ रहा था, पुराना टूटा फूटा, जंग लगी रेलिंग वाला, और उसके ऐन बीच में एक छोटी सी सीमेंट की पट्टिका लगे थे जिस पर कुछ लिखा था। जीवांत कदम बढ़ाते हुए पुल के पास गया। पट्टिका पर लिखे अक्षर धुंधले पड़ चुके थे, मगर पढ़े जा सकते थे। इस पुल पर 1998 में एक ट्रक हादसे में 2 लोगों की जान गई। श्रद्धांजलि।
नाम मिट चुके थे, बस साल साफ दिख रहा था। जीवांत का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसने तय किया कि आगे बढ़ने से पहले कुछ खा पी लेगा और शायद किसी से इस पुल के बारे में भी पूछेगा। थोड़ी देर चलने पर उसे एक छोटा सा ढाबा दिखा। टीन की छत, लकड़ी की बेंचें और चूल्हे से उठता धुआं। एक बुजुर्ग आदमी चाय बना रहा था। जीवांत ने ट्रक साइड में लगाई और अंदर गया। चाय का ऑर्डर देते हुए उसने बड़ी हिम्मत जुटाकर पूछा, बाबा, वो जो पीछे पुल है, वहाँ रात को कोई हादसा हुआ था क्या? बुजुर्ग के हाथ एक पल के लिए रुक गए। उसने जीवांत को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे परख रहा हो कि यह सवाल क्यों पूछ रहा है। तुम रात को उधर रुके थे? उसने पूछा। जीवांत ने सिर हिलाया। बारिश की वजह से एक और ड्राइवर भी था, बंसी नाम था उसका। उसी ने मुझे रोका, बताया कि पुल खतरनाक है। बुजुर्ग की आंखों में एक अजीब सी नमी आ गई। उसने चूल्हे की तरफ से मुंह मोड़ा और लंबी सांस ली। बंसी, उसने धीरे से दोहराया, जैसे कोई पुराना नाम याद कर रहा हो। बंसी सिंह, वो पुराना ड्राइवर था इस इलाके का। बहुत नेक दिल आदमी था। उसका एक खलासी भी था, छोटू नाम का। उम्र यहीं कोई 16-17 साल की। दोनों बाप बेटे जैसे रहते थे। जीवांत सुन बैठा, सुनता रहा। 1998 की बात है। ऐसी ही मूसलाधार बारिश थी। पुल पर पानी चढ़ाया था, ठीक वैसे ही जैसे कल रात। बंसी को किसी ने रोका था, समझाया था कि रुक जाओ, मगर उस रात उसकी बीवी की तबीयत बहुत खराब थी। अस्पताल में भर्ती थे। बंसी को घर पहुंचना था हर हाल में। उसने पुल पार करने की जिद की। बुजुर्ग ने चाय का प्याला जीवांत के आगे रखा। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। ट्रक पुल के बीचों बीच पहुंचा ही था कि पानी का एक तेज रेला आया। ट्रक बहने लगा। बंसी ने छोटू को धक्का देकर बाहर निकाल दिया, अपनी जान की परवाह किए बगैर। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। छोटू पानी में गिरा, बचने की कोशिश करता रहा, मगर उफनती नदी में मुश्किल से ही कोई बचता है। बंसी ट्रक के साथ ही डूब गया। कोशिश करता रहा कि छोटू को बचा ले, आखिरी सांस तक। सुबह जब पानी उतरा तो ट्रक उसी तरह टूटी फूटी हालत में पुल से थोड़ा आगे मिला। बंसी का शरीर भी मिल गया था, मगर छोटू का शरीर कभी नहीं मिला, आज तक नहीं। जीवांत की उंगलियां चाय के प्याले के इर्द गिर्द जमी रह गईं। उसने अचानक रात की वो दस्तक याद की, वो आवाज जो हूबहू राजू जैसी थी। भाई, मुझे अंदर आने दो, बहुत ठंड लग रही है। और उसके साथ ही कई और आवाजें एक साथ बेसुरी, जैसे कई बरसों से उस ठंड से निकलने की कोशिश कर रहा हो और ना निकल पा रहा हो। तब से बुजुर्ग ने बात जारी रखी। जब भी उस पुल पर ऐसी मूसलाधार बारिश होती है, लोग कहते हैं बंसी की गाड़ी वहाँ दिखती है। वो हर बार किसी नए ड्राइवर को रोकता है, समझाता है, ताकि कोई और उसी हादसे का शिकार ना हो जाए, जैसे वो अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा है, बार बार हर बरसात में। और छोटू, बुजुर्ग की आवाज़ कांप गई। छोटू आज भी उस नदी में है, शायद ठंड में, किसी के आने का इंतज़ार करते हुए, किसी ऐसे इंसान की तलाश में जो उसे उठा ले, गर्मी दे दे। इसलिए वो पुल पार करने वालों को बुलाता है, अपनी शक्ल में नहीं, मन की उनकी शक्ल में जो उनके सबसे करीब हो, ताकि कोई दरवाज़ा खोल दे। जीवांत के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, अगर कोई दरवाज़ा खोल दे तो? बुजुर्ग ने सीधे उसकी आंखों में देखा। तो फिर वो कभी वापस नहीं लौटता। नदी एक और साथी पा जाती है।
जीवांत ने चाय का प्याला मेज पर रख दिया। हाथ अब भी कांप रहे थे। उसने जेब से मोबाइल निकाला। इस बार नेटवर्क आ रहा था 2 बार। उसने फौरन राजू को कॉल लगाया। घंटी बजी। 2 बार 3 बार। फिर राजू ने फ़ोन उठाया। आवाज़ में नींद और थकान थे, मगर वो बिल्कुल सामान्य लग रहा था। हाँ भाई बोलो। मैं सुबह घर पहुंच गया। पापा का क्रियाक्रम कल है। जीवांत ने राहत की एक गहरी सांस ली, मगर दिल में किसी कोने में वो ठंडक अब भी बाकी थे। वो जो कल रात दरवाजे के बाहर खड़े थे, राजू की आवाज़ में बोल रहे थे, और जिसे उसने आंखें बंद करके कानों पर हाथ रखकर बड़ी मुश्किल से बाहर ही रोके था। उसने बुजुर्ग की तरफ देखा, जो अब वापस अपने चूल्हे की तरफ मुड़ चुका था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाबा, जीवांत ने आखिरी सवाल पूछा। बंसी का ट्रक, उसका नंबर याद है आपको? बुजुर्ग ने बिना मुड़े जवाब दिया। आवाज में एक अजीब सी शांति थी। ट्रकों के नंबर याद रखने की अब उम्र नहीं रही मेरी बेटा, मगर एक बात बताता हूँ, जो लोग उससे मिलते हैं वो अक्सर उसका नंबर याद रखने की कोशिश ही नहीं करते हैं, क्योंकि दिल कहीं ना कहीं जानता है कि वो नंबर इस दुनिया की गाड़ी का नहीं है। जीवांत ने पैसे मेज पर रखे, धन्यवाद कहा और बाहर निकल आया। धूप अब थोड़ी तेज हो चली थी। आसमान साफ था, जैसे रात की मूसलाधार बारिश कोई सपना रही हो, मगर जीवांत जानता था वो सपना नहीं था। उसने ट्रक स्टार्ट की, एक आखिरी नज़र उस पुल की तरफ डाली, जो अब धूप में बिल्कुल मासूम और शांत दिख रहा था, किसी आम बूढ़े टूटे फूटे पुल की तरह। मगर जीवांत जानता था कि जब अगली बार बादल घिरेंगे, जब बारिश फिर मूसलाधार बरसेगी, तब वो पुल फिर से जाग उठेगा। बंसी फिर किसी अजनबी ड्राइवर को रोकेगा और नीचे नदी में ठंड में डूबा हुआ छोटू फिर किसी दरवाजे के खुलने का इंतज़ार करेगा। जीवांत ने गाड़ी आगे बढ़ाई केरला की तरफ, मगर उसके जहन में वो रात हमेशा के लिए ठहर गई। बारिश की वो बेरहम धार, पुल पर उफनता पानी, दरवाजे पर पड़ती वो दस्तक और वो आवाज़ जो राजू की तरह थे मगर राजू की नहीं थे, और बंसी की वो आखिरी उदास मुस्कान जो उसे अलविदा कहते वक्त भी नहीं दिखे थे, क्योंकि सुबह होते होते बंसी वहाँ था ही नहीं, सिर्फ उसका फ़र्ज था जो हर बरसात में उसे फिर उस पुल पर खींच लाता था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मेरा नाम रोशन है। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है जो मैंने कहीं पढ़ी या सुनी हो। ये मेरे अपने घर की, मेरे अपने खून की दास्तां है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि इसका ताल्लुक मेरी पैदाइश से पहले मेरे मम्मी पापा के साथ पेश आए एक वाक़ये से है। 25 साल पुरानी बात है, मगर घर में जब भी ये जिक्र छिड़ता है, हवा अचानक भारी हो जाती है और माँ की आंखों में वो पुराना खौफ आज भी उसी तरह लौट आता है जैसे वो मंजर कल की ही बात हो। सन 2000 की बात है। मेरे मम्मी पापा की शादी हुए अभी मुश्किल से 1 साल हुआ था और घर में पहली औलाद की आमद की खुश खबरें थे। माँ पेट से थे मेरे बड़े भाई के साथ, जो मुझसे पहले इस दुनिया में आने वाला था। उस ज़माने में हमारे यहाँ रिवाज था कि पहला बच्चा ननिहाल में यानी माँ के मायके में पैदा हो। इसी रिवाज को निभाने के लिए मम्मी पापा उस शहर से, जहाँ आज मैं खुद रहता हूँ, अपनी ननिहाल के गांव की तरफ रवाना हुए थे। एक ऐसा गांव
जो शहर से करीब 250 किलोमीटर दूर था, एक अलग ही जिले में बसा। वो सफ़र बस से होना था और उस दौर में मुसाफिर बसें अक्सर रात को ही निकला करते थे ताकि सुबह होते होते मंजिल आ जाए। मम्मी पापा शाम को शहर से रवाना हुए और रात भर बस की खिड़कियों से बाहर झांकते अंधेरे को देखते रहे। उस रात ना जाने क्यों बस रास्ते में कई जगह रुकी, कहीं किसी ढाबे पर, कहीं यूं ही किसी सुनसान मोड़ पर। और जब आखिरकार बस उस कस्बे में पहुंची जो उनके गांव के सबसे नज़दीक था, तब घड़ी की सुइयां रात के करीब 2 बजा चुके थे। अब यहाँ से गांव तक का फासला बस से तय नहीं होना था, ये पैदल तय करना पड़ता था। दिन के उजाले में ये कोई मुश्किल बात नहीं थे। बस स्टॉप से गांव तक एक सीधी सड़क जाती थी, कोई 3 किलोमीटर लंबे, जो नेशनल हाईवे के किनारे किनारे चलते थे। मम्मी पापा ने पहले भी ये रास्ता कई बार दिन में तय किया था, खेतों की हरियाली देखते, राहगीरों से दुआ सलाम करते, हंसी मजाक करते हुए। मगर उस रात थकान और जल्दी के मारे उन्होंने वो गलती कर दी जो शायद उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने रात के उसी सुनसान वक्त में अंधेरे में डूबे उसी सड़क पर पैदल चलना शुरू कर दिया। शुरुआती आधा किलोमीटर तक सड़क के किनारे तो कुछ घर थे, कहीं कहीं मध्यम स्ट्रीट लाइटें जल रही थे और हाईवे पर कभी कभी गुजरते ट्रकों की रोशनी अंधेरे को चीर जाते थे। पापा के हाथ में एक छोटा सा बैग था, माँ ने अपनी चादर कसकर ओढ़ रखी थी और दोनों खामोशी से कदम बढ़ाते जा रहे थे। रात की हवा में एक अजीब सी सिहरन थी, ना ठंड थी बल्कि किसी और चीज़ की जिसे उस वक्त शायद वो पहचान नहीं पाए थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए आबादी छटने लगी, घरों की जगह अब खेत आने लगे, दूर तक फैली घास के मैदान और कहीं कहीं पेड़ों के घने झुरमुट जो रात के अंधेरे में किसी काले पहाड़ की तरह खड़े नजर आते हैं। ये वो हिस्सा था जहां स्ट्रीट लाइट का नामो निशान नहीं था, सिर्फ हाईवे पर कभी कभार गुजरती किसी गाड़ी की हेडलाइट है कुछ पलों के लिए सड़क को रोशन कर जाती और फिर वही घना गाढ़ा सांस रोक देने वाला अंधेरा लौट आता। माँ बाद में बताया करते थे कि उस हिस्से में पहुँचते ही उनके पेट में यानी मेरे भाई की तरफ से एक अजीब सी हरकत हुई, इतनी तेज कि उन्हें रुककर सांस लेनी पड़ी। पापा ने पूछा भी था, ठीक हो? बस इतना ही और माँ ने सिर हिला दिया था। इससे ज़्यादा बातचीत उनके बीच नहीं हुई। दोनों खामोशी से चलते रहे। कदमों की आहट और झींगुरों की आवाज़ के सिवा वहाँ कुछ नहीं था। तभी पापा को पहली बार वो एहसास हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। पापा ने पीछे मुड़कर देखा। सड़क के किनारे खेतों के मुंडेर के पास एक इंसानी शक्ल खड़ी थे, पूरी तरह सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई। ना कुर्ता समझ में आ रहा था, ना धोती, ना कफन, बस एक सफ़ेद हल्की चमचमाती हुई आकृति जो अंधेरे में साफ नज़र आ रही थी, मगर उसका चेहरा धुंधला था, जैसे किसी ने उस पर कोहरे की परत चढ़ा दी हो। पापा ने पहले सोचा शायद कोई राहगीर होगा, गांव का ही कोई आदमी जो इसी रास्ते से आ रहा होगा। उन्होंने आवाज़ भी नहीं दी। रात के उस वक्त अनजान आदमी से बात करने की हिम्मत किस में होती। मगर एक बात बहुत अजीब थी, हाईवे पर जब भी कोई ट्रक या गाड़ी गुजरती और उसकी हेडलाइट सड़क पर पड़ती, वो सफ़ेद आकृति गायब हो जाती, जैसे रोशनी उसे छू भी नहीं सकती हो, जैसे वो सिर्फ अंधेरे की मखलूक हो। और जैसे ही गाड़ी गुजर जाती और सड़क फिर अंधेरे में डूब जाती,
वो साया फिर वहीं उसी फासले पर उसी अंदाज में खड़ा नजर आता। पापा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उन्होंने माँ को कुछ नहीं बताया। वो बस अपनी रफ्तार थोड़ी बढ़ा बैठे। माँ को शायद महसूस हुआ कि कुछ बदल गया है, क्योंकि उन्होंने भी पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया था बिना कुछ पूछे। कुछ मिनट यूं ही गुजरे। वो साया कभी नज़दीक आता महसूस होता, कभी उतनी ही दूरी पर बना रहता, जैसे वो उनके कदमों की रफ्तार से बंधा हो। ना वो भागता ना रुकता, बस साथ साथ चलता, एक परछाई की तरह जो हकीकत और वहम के बीच कहीं झूल रही हो। फिर अचानक एक पल के लिए वो गायब हो गया। पापा ने राहत की सांस ली, शायद यही सोचकर कि जो कुछ भी हुआ वो मुड़ गया होगा, वहीं चला गया होगा। मगर ये राहत बस चंद सेकंड के मेहमान थे। पापा ने बेचैनी में इधर उधर आगे पीछे खेतों की तरफ नज़र दौड़ाई, ये देखने के लिए कि वो साया गया कहाँ। और जब उनकी नज़र पेड़ों के उस घने झुरमुट पर पड़ी जो सड़क से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर खेतों के उस पार खड़ा था, तो जो उन्होंने देखा उसने उनकी रूह तक को कपा दिया। वो सफ़ेद आकृति अब वहाँ थे, मगर अब वो इंसानी कद के नहीं रह गए थे। वो अब बेहद ऊंची, बेहद लंबी, डरावनी सफ़ेद शक्ल थे, तकरीबन इतनी ऊंची जितना पास खड़ा कोई ताड़ का पेड़, शायद उससे भी ज़्यादा। वो उस झुरमुट की तरफ बढ़ रहे थे, धीरे धीरे नहीं बल्कि किसी अजीब बेआवाज़ सरकती हुई रफ्तार से, जैसे उसके पैर ज़मीन को छू ही ना रहे हों, जैसे वो हवा में तैरता हुआ उस अंधेरे की तरफ जा रही हो जहाँ से शायद वो आए थे। पापा का दिमाग एक पल के लिए सुन्न पड़ गया। उन्हें फौरन एहसास हुआ कि यह मुमकिन ही नहीं है। मुख्य सड़क से उन पेड़ों के झुरमुट तक की दूरी कोई 2 किलोमीटर के करीब थे, और इंसानी पैरों से दौड़ कर भी वो फासला 1-2 मिनट में तय करना नामुमकिन था। इसके अलावा सड़क से झुरमुट तक का पूरा रास्ता कटीली झाड़ियों और खेतों की मेड़ों से भरा था। कोई सीधा साधा इंसान वहाँ से गुजरने की कोशिश भी करे तो लहूलुहान हुए बिना नहीं गुजर सकता। मगर वो सफ़ेद शक्ल किसी कांटे, किसी मेड़, किसी रुकावट की परवाह किए बिना एक सीधी लकीर में हवा को चीरती हुई उस झुरमुट की तरफ बढ़ती चली गई, और फिर पेड़ों के अंधेरे में यूं घुल हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। पापा के रोंगटे खड़े हो गए, उनकी सांसें तेज हो गई, और उनके हाथ जो अब तक माँ का हाथ थामे हुए थे अचानक कांपने लगे। उन्होंने बिना एक लफ्ज़ कहे माँ को अपने से दूसरी तरफ, यानी अपने और झुरमुट के बीच खड़ा कर दिया, ताकि वो खुद उस मंजर और माँ के बीच एक दीवार बन जाए। उन्होंने बस इतना कहा, उस तरफ मत देखना, और माँ का हाथ कसकर पकड़कर तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे। माँ, जो पहले से घबराए हुए थे, अब पूरी तरह समझ चुकी थे कि कुछ बहुत बुरा हुआ है, मगर उन्होंने भी कोई सवाल नहीं किया, कोई शोर नहीं मचाया, क्योंकि वो खुद अपनी हालत से वाकिफ़ थे। पेट से होने की वजह से डर के मारे चीखना, दौड़ना या घबराहट में गिर जाना उनके और उनके पेट में पल रहे बच्चे, यानी कि मेरे भाई, दोनों के लिए खतरनाक हो सकता था। उन्होंने अपनी हिम्मत बटोरी और खामोशी से बस अपने पति के साथ कदम मिलाती हुई आगे बढ़ती रहीं। मगर सच ये था कि माँ ने भी वो मंजर देख लिया था। बाद में जब उन्होंने ये बात कबूल की तो बताया कि जिस लम्हे पापा ने उन्हें दूसरी तरफ किया, उससे ठीक पहले उनकी नज़र भी उस अजीब सफ़ेद हरकत पर पड़ चुके थे। वो सफ़ेद बेहद ऊंची शक्ल जो हवा में सरकती हुई पेड़ों में समा रहे थे।
मगर उन्होंने भी अपने पति की तरह अपने डर को अपने अंदर ही दबा लिया ताकि दूसरा घबरा ना जाए। बाकी का रास्ता उन्होंने किसी तरह तय किया। ये माँ और पापा दोनों ठीक से याद भी नहीं कर पाते हैं। बस इतना याद है कि वो लगभग दौड़ते हुए बिना पीछे मुड़े, बिना एक दूसरे का हाथ छोड़े उस सुनसान सड़क को पार कर गए। जब आबादी वापस नजर आने लगी, जब घरों की मध्यम रोशनियां फिर दिखने लगी, तब जाकर दोनों की जकड़ी हुई सांसें कुछ हल्की हुई। गांव पहुंचकर घर का दरवाज़ा खटखटाने पर नानी ने दरवाज़ा खोला। बत्ती की मध्यम रोशनी में उन्होंने अपनी बेटी और दामाद के चेहरे देखे तो फौरन भाप गई कि कुछ गड़बड़ है। दोनों के चेहरे पीले पड़े थे, माथे पर पसीना था, आंखों में एक अजीब सी वहशत तैर रही थे, मगर मुंह में एक लफ्ज नहीं था। नानी ने बार बार पूछा, क्या हुआ? इतनी रात को पैदल क्यों आए? क्या हुआ रास्ते में? मगर पापा टाल गए। बस इतना कहा कि थक गए हैं, सफ़र लंबा था। माँ भी चुप रही। रात गहरी हो चुकी थी, घर के सब लोग सो चुके थे और आखिरकार जब माँ पापा अकेले उस कमरे में बैठे जो उनके लिए तैयार किया गया था, तब माँ ने फिर पूछा, इस बार धीमी कांपती आवाज़ में, सच बताओ, तुमने रास्ते में क्या देखा था? पापा कुछ देर खामोश रहे, फिर उन्होंने धीरे धीरे सब कुछ बता दिया। वो सफ़ेद साया, उसका गायब होना, फिर ऊंची डरावनी शक्ल में झुरमुट की तरफ जाना और वो नामुमकिन रफ्तार जिससे वो हवा से सरकते हुए निकल गए थे। माँ ने सुनते ही एक गहरी सांस ली, मानो अपने अंदर दबाया हुआ कुछ बाहर निकाल रही हो। उन्होंने कहा, मैंने भी देखा था वो, मैं बस इसलिए चुप रही कि तुम और ना डर जाओ। उस रात दोनों देर तक जागते रहे। ना नींद आई, ना हिम्मत हुई कि बत्ती बुझाई जाए। दोनों को डर सता रहा था कि जो कुछ भी वो चीज़ थे वो शायद उनका पीछा गांव तक भी कर आई हो। मगर सुबह होते होते दिन की रोशनी में वो खौफ हल्का पड़ गया, जैसा अक्सर होता है। दिन की रोशनी में रात में साए अपनी ताकत खो देते हैं। अगले कुछ दिन गांव में सामान्य तरीके से गुजरे। माँ की सेहत ठीक थे, पेट में हरकत भी सामान्य थी और घर वालों ने भी उस रात के वाक़े को धीरे धीरे भुला दिया, या यूं कहें उसे दबा दिया, जैसे कि अक्सर ऐसी बातों के साथ किया जाता है। नानी ने ज़रूर एक बार धीमी आवाज़ में कहा था, उस सड़क पर रात को कोई नहीं जाता, बरसों से ये रिवाज है, मगर तुम दोनों को पता नहीं था। मगर इससे ज़्यादा उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। हफ्तों बाद जब माँ की डिलीवरी का वक्त करीब आया तो घर में एक अजीब सी बेचैनी का माहौल था। मगर ये बेचैनी हर पहली डिलीवरी के साथ आने वाली आम घबराहट जैसी लग रही थी। कोई इसे उस रात की घटना से जोड़ नहीं रहा था। गांव की दाई को बुलाया गया, कुछ ज़रूरी तैयारियां की गई और आखिरकार वो दिन आ ही गया। प्रसव लंबा और तकलीफ दह रहा। घंटों तक माँ दर्द से करहाती रही। नानी और ताई उनके पास बैठी रही। पापा बाहर आंगन में बेचैनी से टहलते रहे। आखिरकार देर रात एक बच्चे की पहली किलकारी गूंजी। मेरा भाई दुनिया में आ चुका था। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। पापा को अंदर बुलाया गया। उन्होंने अपने पहले बच्चे को गोद लिया, मगर वो खुशी बहुत देर तक टिक नहीं पाई। बच्चे की सांसें कुछ देर बाद अचानक धीमी पड़ने लगी। दाई और नानी घबरा गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। अभी कुछ पल पहले तक तो बच्चा सामान्य लग रहा था, रो भी रहा था। फिर अचानक उसका शरीर ढीला पड़ने लगा, सांसें उखड़ने लगी। गांव में उस वक्त ना कोई डॉक्टर था, ना कोई अस्पताल इतने पास कि वक्त पर पहुंचा जा सके। घर वालों ने जो कुछ भी मुमकिन था करने की कोशिश की,
मगर कुछ ही मिनटों के अंदर मेरे भाई ने दम तोड़ दिया। घर में उस रात जो मातम पसरा उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। माँ जो अभी अभी प्रसव की तकलीफ से गुजरे थे, जब उन्हें ये खबर दी गई तो उनकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। एक ऐसी चीख जिसमें दर्द, गुस्सा और एक बेबसी थे जो शायद जिंदगी भर उनके साथ रहे। पापा उस रात आंगन में अकेले बैठे रहे, खामोश, जैसे किसी ने उनकी ज़बान छीन ली हो। गांव में रिवाज के मुताबिक छोटी सी रस्म हुई और मेरे भाई को गांव के बाहर नदी के किनारे एक जगह सुला दिया गया। मगर इस पूरे मातम के बीच एक बात जो सिर्फ मम्मी पापा के दिल में घर कर गई, वो ये थे, दोनों को एक अजीब सी अनकही यकीन सी बात महसूस होने लगी कि जो कुछ भी उस रात सड़क पर हुआ था उसका इस हादसे से कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर है। कुछ दिनों बाद जब घर का मातम थोड़ा शांत हुआ, नानी ने आखिरकार वो बात बताई जो शायद उन्हें पहले ही बता देनी चाहिए थे। उन्होंने कहा, उस सड़क का, खासकर उस झुरमुट का गांव में एक पुराना डरावना नाम है। बरसों पहले गांव के बुजुर्ग बताया करते थे कि उस झुरमुट के आसपास किसी ज़माने में एक औरत की अधूरी मौत हुई थी। कुछ कहते हैं कि वो भी हामला थे, कुछ कहते हैं कि उसकी मौत बहुत बुरे हालत में हुई थी, बिना किसी रस्म रिवाज के, बिना किसी को खबर किए हुए। तभी से ये मान्यता चली आ रही थी कि रात के वक्त, खासकर आधी रात के बाद, उस सड़क से कोई भी हामला औरत या उसका साथी नहीं गुजरता। बुजुर्ग कहते थे कि वो साया उन्हीं को ढूंढता है, उन्हीं का पीछा करता है जो उसकी तरह किसी नई जिंदगी के इंतज़ार में हो, मानो वो अपने अधूरेपन का बदला किसी और की खुशी छीन कर लेना चाहता हो। ये सुनकर माँ पापा दोनों सन्न रह गए। उन्होंने ये बात पहले किसी से नहीं बताई थी, शायद इसीलिए कि ये इतनी पुरानी बात थी, इतनी डरावनी कि गांव के लोग इसे ज़बान पर लाने से भी कतराते थे। मगर अब सब कुछ जुड़ता नज़र आ रहा था। वो सफ़ेद साया, उसका सिर्फ अंधेरे में दिखना, उसका उस झुरमुट की तरफ जाना, और फिर कुछ हफ्तों के बाद मेरे भाई की वो अचानक बेवजह मौत। ये बात मैंने बड़े होने पर धीरे धीरे टुकड़ों में सुनी। माँ कभी पूरी बात एक साथ नहीं बताते थे। कभी किसी सर्द रात में जब बिजली चली जाती और घर में सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी होती, वो अचानक कह उठते, उस रात हम बहुत डर गए थे। और फिर बाकी कहानी टुकड़ों में खुलती। पापा तो इस बारे में और भी कम बोलते थे। बस कभी कभी जब कोई देर रात में सफ़र की बात करता, उनकी आंखों में वो पुराना खौफ लौट आता और वो चुपचाप उठकर कहीं और चले जाते हैं। मुझे आज भी याद है, जब मैं शायद 12-13 साल का था, एक बार हम सब उसी गांव से गए थे और मैंने ज़िद करके वो सड़क, वो जगह देखने की कोशिश की थी। पापा ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था, उस तरफ मत जाना, कभी नहीं। उनकी आवाज़ में एक ऐसी सख्ती थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैं उस वक्त बच्चा था, समझ नहीं पाया, मगर आज जब मैं ये पूरी कहानी जानता हूँ तो उस सख्ती के पीछे का डर भी समझता हूँ। अजीब बात यह है कि आज 25 साल बाद भी वो सड़क वैसी ही है। हाँ, अब वहाँ कुछ और स्ट्रीट लाइटें लग गई हैं, हाईवे पर ट्रैफिक भी पहले से ज़्यादा है, मगर वो झुरमुट जो कभी मेरे पापा को इतना ऊंचा, इतना डरावना दिखता था, वो आज भी वहाँ खड़ा है। और गांव के बुजुर्ग आज भी नई पीढ़ी को यही समझाते हैं कि रात को अकेले, खासकर हामला औरतों को उस सड़क से ना गुजरें। मैं खुद कभी उस झुरमुट के पास नहीं गया, ना दिन में ना रात में। कुछ डर ऐसे होते हैं जो विरासत में मिलते हैं, जिन्हें हम कभी अपनी आँखों से नहीं देखते हैं, मगर फिर भी वो हमारी रगों में उतनी ही गहराई से बैठे होते हैं
जितने उनकी आंखों में बैठे थे, जिन्होंने उन्हें असल में देखा था। आज जब मैं रात को उस सड़क के पास से गुजरता हूँ, गाड़ी में तेज़ रफ्तार से शीशे चढ़ाते हुए, तो अनजाने में मेरी नज़र उस झुरमुट की तरफ उठ ही जाती है। ज़्यादातर वहाँ सिर्फ अंधेरा होता है, पेड़ों की काली परछाइयाँ, हवा में हिलते पत्ते, मगर कभी कभी बहुत कम किसी बहुत सुनसान रात को मुझे लगता है कि उन पेड़ों के बीच कुछ सफ़ेद सा हिलता है। शायद वहम हो, शायद हवा का धोखा हो, मगर मैं गाड़ी की रफ्तार कभी कम नहीं करता। ये कहानी मेरे परिवार में एक पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। कुछ हिस्से याददाश्त के हैं, कुछ हिस्से डर ने खुद जोड़ दिए हैं, मगर एक बात आज भी उतनी ही सच है जितनी 25 साल पहले थे। उस सड़क पर रात के अंधेरे में कुछ ऐसा है जो अब भी वहीं इंतज़ार करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।